Hello everyone, welcome back to HRM Guide. Today we are going to learn about the supply forecasting step of human resource planning process. In last lecture we have already discussed in detail about demand forecasting step of human resource planning process. So the next step after demand forecasting is supply forecasting. So, supply forecasting comprises of creating and studying manpower inventories. Manpower inventory means putting together information related to persons' skills, abilities, and potentials. Manpower inventory can be classified as managerial and non-managerial skills. Inventory, since non-managerial personnel differs from managerial personnel, different type of information are required for preparing their inventories. मैन पावर इन्वेंट्री क्या होती है? ये होती है किसी भी जो मैन पावर है उनकी स्पेसिफिक स्किल्स, पोटेंशियल्स, एबिलिटीज़ को एक डेटाबेस में कलेक्ट करना, एक तरह से कह सकते हैं, उसको बोलते हैं मैन पावर इन्वेंट्री बनाना या मैन पावर इन्वेंट्री. तो जो मैन पावर इन्वेंट्री होती है वो दो तरह की हो सकती है, मैनेजरल एंड नॉन मैनेजरल स्किल्स इन्वेंट्री. क्यों? क्योंकि जो नॉन मैनेजरल पर्सनल है वो मैनेजरल पर्सनल से डिफरेंट होते हैं. कैसे? जो नॉन मैनेजरल पर्सनल हैं उनको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है तो उसके जो स्किल्स होंगे वो क्या होंगे कि उसको पाइथन आती है, सी प्लस, जावा, ये सब लैंग्वेज आते हैं. बट जो मैनेजरल पर्सनल है उसके ये सब इन्वेंट्री नहीं हो सकते, ये सब स्किल्स उसके काउंट नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि उसके जो मेजर स्किल्स हैं वो इंटरपर्सनल स्किल्स हो सकते हैं, वो उसका मैनेजमेंट स्किल्स हो सकते हैं. तो ये सब मैनेजरल पर्सनल के स्किल्स हो सकते हैं. इस वजह से दोनों यानी कि नॉन मैनेजरल पर्सनल और मैनेजरल पर्सनल्स के स्किल इन्वेंट्रीज डिफरेंट होते हैं. Every organization will have two major sources of manpower supply. First one is internal source. Requirements in term of internal movement due to transfer, promotion, retirement, etc. must be assessed in advance. Manpower audits may be carried out to find out inventories of skills within the organization. First method of manpower supply क्या हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? हो सकती है इंटरनल सोर्स से, यानी कि अपने ही किसी बंदे का ट्रांसफ़र किसी और पोजीशन पे कर देना या किसी और डिपार्टमेंट में कर देना, या फिर डिमोशन कर देना, यानी कि उसको अपने पोजीशन से थोड़ा नीचे ले आना. हो सकता है उसमें किसी स्किल का प्रॉब्लम लैक ऑफ सम स्किल, इस वजह से, या फिर उसको प्रमोट कर देना अपना हायर लेवल पर, या फिर रिटायरमेंट, यानी कि किसी का रिटायरमेंट एज है, उसने पोजीशन को छोड़ दिया है. अब फर्स्ट मेथड ऑफ इंटरनल सोर्स मैन पावर सप्लाई सक्सेशन प्लानिंग. सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है कि हम ऑलरेडी एक सक्सेसर को ग्रूम करने लगते हैं. जब हमें पता होता है कि एक हायर लेवल जो हमारी पोजीशन है वो वेकेंट होने वाली है, तो हम उसके जो जस्ट नीचे काम कर रहे होते हैं या फिर उसके स्किल्स, उसके जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उससे रिलेटेड, या उसके आसपास जो भी लोग हैं जो उस पोजीशन को मैच फिलअप कर सकते हैं, उनके पास थोड़े भी कुछ स्किल्स या थोड़े से भी कोई टैलेंट ऐसा है जिसकी वजह से वो उस पोजीशन को फिल कर सकते हैं, तो हम उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं. उन लोगों को सेलेक्ट करके उनको एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर डाला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो उस पोजीशन पे नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर स्किल्स की कमी होगी. तो उन स्किल्स को सिखाने के लिए उन्हें एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाला जाता है. उसके बाद एक बेसिक टेस्ट होगा जिससे और शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स. जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो फॉर सम टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर, उस जो हमारा जो कैंडिडेट है जो इस वक्त पोजीशन पे है बट इन फ्यूचर वो पोजीशन को छोड़ने वाला है, उसके अंडर काम करेंगे जिससे वो एक क्लोज मॉनिटरिंग कर सके उन कैंडिडेट्स की, उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स की, और ये डिसाइड कर सके दैट हु विल बी द बेस्ट कैंडिडेट टू फिल अप द पोजीशन.
तो ये होती है सक्सेशन प्लानिंग, जो हम फ्यूचर के लिए एडवांस में करते हैं। सेकेंड मेथड इज़ रिप्लेसमेंट चार्ट। रिप्लेसमेंट चार्ट एक सिंपल एक डाटा है जिसमें हम वेकेंट पोजीशंस जो होने वाली हैं हायर लेवल पर इन फ्यूचर, उसका हम पहले से ही एक एस्टिमेट बना लेते हैं और उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ढूंढने लगते हैं जो उन पोजीशंस को फिल कर सकते हैं इंटरनल मूवमेंट के थ्रू ही ऑब्वियसली। थर्ड मेथड इज़ मार्कोव एनालिसिस, which was developed by Russian mathematician Andrei Markov in early 1900s, and it is a quantitative technique of human resource, a planning to forecast the internal supply of employees by tracking and predicting employment movement within an organization by identify percentage of employees who remain in their job, get promoted, demoted, transfer and exit out of the organization. The Markov analysis permits for the development of the transition matrix टू फोरकास्ट इंटरनल लेबर सप्लाई। यानी कि मार्कोव एनालिसिस में क्या करते हैं हम कि हम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ जो इन फ्यूचर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट होने वाले हैं, डिमोट होने वाले हैं या ट्रांसफ़र होने वाले हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देने वाले हैं, इनका हम पहले से ही एक ट्रैक रखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं इसको, और अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट, कितने वेकेंट पोजीशन रहेंगे और हम इंटरनल लेबर सप्लाई से उन्हें कैसे फिलअप कर सकते हैं। मार्कोव एनालिसिस को डिटेल में समझने के लिए हमें एक डाटा की हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द मार्कोव एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। So this is the data through which we are going to learn more about Markov analysis, and हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉयमेंट रहेगा, जो हमारे पर्सनल्स रहेंगे, वो 2025 से 2026 में किस तरह से शिफ्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो डाटा है ये 2025 का, मतलब कि हमारा करंट डाटा, और ये जो डाटा है ये हमारा रहेगा जो है 2026 में जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द कन्फर्म डाटा बट इट इज़ अ प्रिडिक्शन। सो 2025 में जो हमारे पास प्लांट मैनेजर हैं वो 5 हैं। अब हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 80% जो प्लांट मैनेजर हैं वो हमारे रिटेन करेंगे 2026 में, यानी कि आउट ऑफ 5, 4 विल बी देयर ओनली इन 2026 ऑल्सो, बट 20% ऑफ प्लांट मैनेजर विल एग्जिट आर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आउट ऑफ 5, 1 प्लांट मैनेजर विल एग्जिट आर ऑर्गेनाइजेशन इन 2026। सेम गोज विद द 4 पर्सन। हमारे पास इन 2025 जो 4 पर्सन है वो 35 हैं। हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो 4 पर्सन है वो 82% तो रहेंगे 4 पर्सन ही 2026 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आउट ऑफ 35, 28 पर्सनल्स विल रिमेन द 4 पर्सन ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन, एंड 8% ऑफ 35 will be promoted to the plant manager level in 2026, यानी कि out of 35, 28 will remain the 4 person itself, but 8%, that is 3 out of 35 will be promoted to the plant manager level in 2026, and 10% will going to exit our organization, that is 4 person out of 35 will going to exit our organization in 2026. This is the prediction of this organization. Next is team leader. Currently we are having 110, that is 110 team leaders in our organization, and we are predicting that 70% will remain on the same
position, that is 77 out of 110 will remain at the same position in 2026. 11% will be promoted to the 4% position, that is 12 out of 110 will promoted to the 4% position, and 7%, that is 8 employees will be demoted to the production worker level in 2026, and 12%, that is 13 out of 110 people will exit our organization in 2026. Now the production worker level, we are predicting, currently we are having 861 employees. We are predicting that 72% will remain on the same position, that is 620 employees will remain on the same position. We are predicting that 6%, that is 52 employees will be promoted to the team leader level, and 22%, that is 189 employee will exit our organization in 2026. Now project supply, final project supply which we are predicting in 2026 is at plant level manager 4 plus 3, that is 7. In 2026 we will have 7 employees at plant manager level. At 4-person level we will having 40% in 2026. At team leader level 77 plus 52, that is 129 employees will be at team leader position in 2026. At production worker position 628 employees will be at production worker position in 2026 in our organization. So according to this data we are going to predict or analyze if we are requiring any demotion, promotion or recruitment in our organization. For example, at plant manager level we required only 5 employees, but we are having 7 employees in 2026 at plant manager level. We will transfer the remaining 2 employees which we are having in surplus to some other level, or we will make them exit the organization. Same goes with the 4-person level. We are having 40 employees on 4-person level in 2026, but we require only 35 employees. So we are having surplus of 5 employees on this level. So we will accordingly select or choose if we are going to transfer them or make them exit from the organization. At team leader position we are having 129 employees. Here also we are in surplus of 19 employees. Same with the team leader level, या तो हम उनको किसी और पोजीशन पे ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर हम उनको ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट दिला देंगे जिससे हमारा सरप्लस ख़त्म हो जाए. And in production worker level we are having 628 employees according to our prediction in 2026, but we need 861 employees on this level. So हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयज़ माइनस में है, यानी कि हमारे रिक्वायरमेंट से हमारा करंट एम्प्लॉय नंबर कम है. इसका मतलब हमें इस पोजीशन पे रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो हमारा इंटरनल मूवमेंट से हो चाहे एक्सटर्नल मूवमेंट से हो. बट हमें मार्को एनालिसिस हमारी प्रिडिक्शन में हेल्प करता है कि इन फ्यूचर हमारी कौन सी पोजीशन पे कितना सरप्लस या फिर कितना कम हमारे पास एम्प्लॉयज़ रहने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें कहाँ पे रिक्रूटमेंट, कहाँ पे ट्रांसफ़र, कहाँ पे डिमोशन, कहाँ पे प्रमोशन या फिर किसी भी और तरह का मूवमेंट की ज़रूरत है. And the fourth method of supply forecasting by internal method is skill inventories. These are the list of employees, education, past work, experience, interest, specific abilities and skills, compensation history, and job tenure. Generally, softwares like
ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सैप एक्सेट्रा आर यूज्ड। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक डाटा ऑलरेडी हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज कर लेंगे, जिसके अंदर एम्प्लॉय की क्या एजुकेशन है, क्या उसके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं, क्या उसकी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ और स्किल्स हैं, क्या उसकी कंपनसेशन हिस्ट्री रह चुकी है, मतलब कितनी सैलरी रह चुकी है, कितना ग्रोथ रह चुका है, या कितना इंक्रीमेंट उसे कौन सी जॉब से, कौन सी कंपनी से, या कब मिला, और कौन से कंपनी में कौन से पोजीशन पे कितने कितने टाइम के लिए उसने जॉब किया हुआ है, यानी कि जॉब टेन्योर। ये सब हम एक डाटा के रूप में हम ऑलरेडी अरेंज करके रखेंगे, जिससे हमें जब भी ज़रूरत हो हम उस डाटा को एनालाइज कर सकें और अपने अकॉर्डिंगली जो भी हमें पोजीशन फिल करनी है उसके लिए हम अपना सुइटेबल एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकें। And the second method of supply forecasting is by external sources, in which organization looks on employment agencies, professional colleagues to replenish the exhausted personnel. Organization growth and diversification requires the use of external source to obtain young and fresh talent. इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए बाहर आउटसोर्स करती हैं। बहुत सारी एजेंसीज आजकल जो हैं वो रिक्रूटमेंट का ही काम कर रही हैं, तो उन एजेंसीज से आउटसोर्स कर लेते हैं रिक्रूटमेंट को, जिससे हमारी कॉस्ट कटिंग भी होती है और टाइम सेविंग भी होती है। तो इसके अंदर हम प्रोफेशनल कलीग्स का भी हेल्प लेते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन की आजकल ग्रोथ है, जिस पेस पर ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्मेट हैं, जो कल्चर हैं वो डेवलप हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, और इतना डाइवर्सिफिकेशन है मार्केट में कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज से हेल्प लेना ही पड़ेगा, जिससे क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि जो इस वक्त का रिक्वायरमेंट है वो उन लोगों ने ऑलरेडी उनके पास वो उससे रिलेटेड स्किल्स हो। तो न्यू स्किल्स जिसने सीखी हुई हो, जिसके पास लेटेस्ट नॉलेज हो, ऐसे टैलेंट को, ऐसे एम्प्लॉय को, ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए आउटसोर्स करती है कंपनीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज से। And that's all for this lecture, and I hope I am able to explain about the supply forecasting step in detail of human resource planning process. And if you are even learning a little bit with my help, or understood a even little bit, then please like my video, subscribe my channel, and share my video to your fellow learners. Thank you so much.